देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या बोला है, बोल रहा है स्विफ्ट लिमिटेड एक्वायर्ड अ पेटेंट एट ए कॉस्ट ऑफ 80 लाख। तो स्विफ्ट लिमिटेड ने 80 लाख से एक पेटेंट लिया हुआ है। ठीक है, तो पेटेंट हो गया एक इंटेंजिबल एसेट फॉर ए पीरियड ऑफ 5 इयर्स। तो 5 साल का है ये पेटेंट का लाइफ। जैसे एसेट फिक्स्ड एसेट का लाइफ बताया जाता है, वैसे पेटेंट का लाइफ बता दिया। एंड द प्रोडक्ट साइकिल इज ऑल्सो 5 इयर्स। और मतलब पेटेंट का लाइफ भी वही है, और उस पेटेंट को यूज करके जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका भी 5 इयर्स लाइफ साइकिल है। द कंपनी कैपिटलाइज द कॉस्ट एंड स्टार्टेड एमोटाइजिंग द एसेट एट 10 लाख पर एनम। तो कंपनी जो है कैपिटलाइज कर रहा है कॉस्ट को, ठीक है, एंड स्टार्टेड एमोटाइजिंग द एसेट एट 10 लाख पर एनम। जैसे एसेट के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, एसेट के वैल्यू को डिप्रिशिएट करते हैं ना, तो वही एमोटाइज करा इंटेंजिबल एसेट है 10 लाख पर एनम करके। द कंपनी हैड एमोटाइज द पेटेंट एट 10 लाख पर एनम इन फर्स्ट 2 years ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव फ्रॉम द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड अंडर द पेटेंट। अच्छा, तो बोल रहा है कि द कंपनी जो है वो एमोटाइज कर रहा है पेटेंट को कितना करके, 10 लाख पर एनम करके पहले 2 साल, इन फर्स्ट 2 years ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। अब ये 10 लाख का वैल्यू इन्होंने कैसे निकाला कि हर साल 10 लाख 10 लाख 10 लाख करके एमोटाइज करेंगे। बोल रहा है कि जो इकोनॉमिक बेनिफिट इन्हें उस प्रोडक्ट से मिल रहा है, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है बाय यूजिंग द पेटेंट, उसके उससे जो इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है उसके बेसिस पे इन्होंने पेटेंट को 10 लाख करके एमोटाइज करने का डिसाइड किया है। After 2 years, it was found that the product life cycle may continue for another 5 years from then। तो बोल रहा है कि ये 2 साल जो है एमोटाइजेशन होने के बाद इन्होंने ये देखा कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो आगे और भी 5 साल चलेगा। द पेटेंट वॉज रिन्यूएबल एंड स्विफ्ट लिमिटेड गॉट इट रिन्यूड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 years। तो पेटेंट रिन्यूएबल है, मतलब रिन्यू करवा सकता है 5 साल बाद, जब ये एक्सपायर हो जाएगा तो रिन्यू करवा सकता है। द नेट कैश फ्लो फ्रॉम द प्रोडक्ट ड्यूरिंग दिस 5 years। तो कैश फ्लो मतलब वही इकोनॉमिक बेनिफिट जो मिल रहा है उस प्रोडक्ट से जो ये पेटेंट यूज करके बना हुआ है, 36 लाख 46 लाख 44 लाख 40 लाख 34 लाख। फाइंड आउट द एमोटाइजेशन कॉस्ट ऑफ द पेटेंट फॉर ईच ऑफ द ईयर। हर साल एमोटाइजेशन का कॉस्ट कितना होगा वो हमें बताने के लिए बोला है। ठीक है, देखो कैसे है। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो यहाँ पर हम ड्रॉ करके दिखाते हैं क्या बोला है। तो यहाँ पर पेटेंट लिया गया है, डेट वेट कुछ नहीं बताया है। ठीक है, क्वेश्चन में 80 लाख। अच्छा, अब इसमें ऑलरेडी कितने साल एमोटाइज्ड हो चुका है ये देखो, फॉर ए पीरियड ऑफ, यहाँ पर फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years एंड द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज ऑल्सो 5 years। अच्छा, तो नॉर्मली इनका 5 years लाइफ साइकिल है, तो मतलब 5 years पेटेंट का लाइफ है, 1 2 3 4 5। स्विफ्ट लिमिटेड एक्वायर्ड ए पेटेंट एट ए कॉस्ट ऑफ 80 लाख फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। तो वो मैंने ड्रॉ कर दिया, और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसका लाइफ साइकिल भी 5 years है। कंपनी कैपिटलाइज कर रहा है द कॉस्ट एंड स्टार्टेड एमोटाइजिंग द एसेट एट 10 लाख पर एनम। अब इस पे एमोटाइजेशन कितना स्टार्ट हुआ है, 10 लाख। 10 लाख, ठीक है, ऐसे करके शायद 2 साल ही इन्होंने एमोटाइजेशन किया है। अभी पढ़ के देखते हैं। इन फर्स्ट 2 years ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। अब ये 10 लाख कैसे आया, जो प्रोडक्ट इस पेटेंट को यूज करके बना है उससे मिलने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट के बेसिस पे ये 10 लाख फाइंड आउट किया गया है। तो इसका मतलब पहले साल डिप्रिशिएशन या मतलब एमोटाइजेशन लगने के बाद पेटेंट का कॉस्ट कितना हो गया होगा, 80 - 10 यानी 70 लाख। ठीक है, उसके बाद 70 - 10 यानी 60 लाख। ठीक है, ये हो जाएगा।
फिर क्या बोल रहा है यहाँ तक देखो, मैंने पूरा ड्रॉ कर दिया। आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल बाद, इट वॉज फाउंड दैट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कंटिन्यू फॉर अनदर 5 इयर्स फ्रॉम देन। तो बोल रहा है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है और भी 5 साल होगा। द पेटेंट वॉज रिन्यूएबल एंड स्विफ्ट लिमिटेड गॉट इट रिन्यूड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 इयर्स। तो 5 साल एक्सपायर होने के बाद ये लोग इसको और भी मतलब रिन्यूएबल है तो रिन्यू करवा लेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। द नेट कैश फ्लो फ्रॉम द प्रोडक्ट ड्यूरिंग दिस 5 इयर्स एक्सपेक्टेड टू बी। तो आगे के जो 5 साल है, तो इसके बाद आगे के और 5 साल, मतलब लाइफ कितना बढ़ जाएगा देखो। पहले पेटेंट का लाइफ भी 5 साल, प्रोडक्ट का लाइफ भी 5 साल, ठीक है। तो वैसे मैंने ड्रॉ किया है। इसके बाद 2 साल एमोटाइजेशन होने के बाद इनका कहना है कि अगला और 5 साल चलेगा। तो वैसे तो लाइफ होना चाहिए था 3 इयर्स बचा हुआ, लेकिन और 5 साल होने का मतलब यहाँ पर और दो ऐसे सर्कल हम लोग ऐड कर सकते हैं, मतलब ये समझाने के लिए मैंने बोला, ठीक है। तो यहाँ तक क्या था, यहाँ तक लाइफ जो है, लाइफ एज पर प्रीवियस एस्टिमेट 3 इयर्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो टोटल ये व्हाइट वाला देखो 5 साल, ठीक है, 5 में 2 चला गया, तो एस्टिमेटेड जो लाइफ बच रहा है वो 5 - 2 करके 3 इयर्स बच रहा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि इन्होंने रिन्यूअल करवा लिया, तो फिर इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं रिवाइज्ड लाइफ फिर कितना आ गया, रिवाइज्ड लाइफ हो गया मेरा 3 इयर्स था, मतलब 5 इयर्स। क्वेश्चन खुद दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में खुद बोला है कि रिन्यूअल होके अगले और 5 साल चलेगा, तो इसका मतलब रिवाइज्ड लाइफ हो गया है 5 इयर्स। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें क्या बोला है, बोल रहा है कि एमोटाइजेशन कॉस्ट बताना है पेटेंट फॉर देन ईच ईयर। तो बाकी आगे के जो भी टाइम पीरियड बचे हुए, मतलब 5 साल, तो ये तीन जो व्हाइट वाला और ये दो पीला वाला, ठीक है, इसमें हमारा कितना एमोटाइजेशन होगा ये हम लोग को बताना है, ठीक है। तो देखो कैसे करके कैलकुलेट होगा। तो प्रेजेंटेशन कैसे होगा, पहले 60 लाख तक हमें निकाल के देख लेना है कि कैसे करके होता है। तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ पेटेंट, मतलब जो हमारा फिक्स्ड एसेट है उसका कॉस्ट, फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट 80 लाख, लेस कर देंगे एमोटाइजेशन 10 लाख, 10 लाख। तो ये बच के आ रहा है 60 लाख, जो कि मेरा कैरिंग वैल्यू है लाइफ रिवाइज्ड होने के पहले, मतलब कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ये सेकेंड ईयर के एंड का कैरिंग अमाउंट है, जो कि ड्रॉ में भी दिख रहा होगा। ड्रॉ भी अगर देखोगे तो सेम वही चीज दिख रहा है, कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। अब इसके बाद से लाइफ जो है वो 3 इयर्स होना चाहिए। इसके बाद क्या होना चाहिए, लाइफ 3 ईयर एज पर प्रीवियस एस्टिमेट, क्योंकि जब एक एसेट का लाइफ 5 साल होता है, 2 साल यूज हो गया तो और 3 साल ही बचता है। बट इन्होंने ये लाइफ को क्या किया है, रीएसेस किया है। लाइफ जो है 3 इयर्स एज पर प्रीवियस एस्टिमेट, बट रिवाइज्ड लाइफ आफ्टर रीएसेस 5 इयर्स, ठीक है। तो रिवाइज्ड लाइफ कितना निकल के आ रहा है, 5 इयर्स। तो यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा, चेंज इन यूजफुल लाइफ, इसको हम लोग बोलते हैं ना एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, डेप्रिसिएशन में करे होगे, इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट गिव प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ठीक है। हमें प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने के लिए बोला है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं बोला। अगर होता तो बोल देता, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब उसका
प्रीवियस 2 साल में 10 लाख होने के बाद भी करंट जो हम लोग डिप्रिशिएशन दिखाएंगे उसके हिसाब से देना था, बट ऐसा हमें नहीं बोला है। प्रोस्पेक्टिव मतलब आफ्टर 2 इयर्स जो बचा हुआ वैल्यू है इसके बाद जो डिप्रिशिएशन लगेगा वो 10 लाख नहीं लगेगा, कुछ और लगेगा, तो वो डिप्रिशिएशन कितना होगा वही हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं मतलब एमोटाइजेशन, डिप्रिशिएशन तो नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इंटेंजिबल एसेट। तो कैलकुलेशन ऑफ एमोटाइजेशन फॉर ईयर 3 to ईयर 7 तक हमें बताना है, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये 7 इयर्स बन जाता है, 1 2 3 4 5 और आगे का 2, ठीक है, तो ईयर 3 से ईयर 7 तक, इसीलिए ठीक है। ये हमें बताना है कितना होगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ईयर, यहाँ पर लिखेंगे नेट कैश फ्लो एमोटाइजेशन अमाउंट। तो कैसे करके हम लोग एमोटाइजेशन का अमाउंट निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बता दिया है कि ये 10 लाख कैसे निकाला गया है। तो ये 10 लाख निकाला गया है डिराइव फ्रॉम द प्रोडक्ट, ये देखो बेसिस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव, तो जो इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है उसके बेसिस पे एमोटाइजेशन लगता है। तो इकोनॉमिक बेनिफिट हमें अगले 5 साल का दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का, सिक्स ईयर का, सेवेंथ ईयर का इकोनॉमिक बेनिफिट यानी नेट कैश फ्लो दिया हुआ है 36 लाख, 46 लाख, 44 लाख। 44 लाख, 40 लाख और 34 लाख। 34 लाख, ठीक है। अच्छा, अब एमोटाइजेशन अमाउंट हमें दिखाना पड़ेगा कितना होगा। तो देखो बचा हुआ वैल्यू एसेट का कितना है, 60 लाख, इसे मुझे राइट ऑफ करना है, वही मेरा डिप्रिशिएशन होगा, टोटल वैल्यू ऑफ डिप्रिशिएशन। तो मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे बोला है कि नेट कैश फ्लो के इकोनॉमिक बेनिफिट के अकॉर्डिंग होता है, तो हम लोग इस रेशियो में कर सकते हैं। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 36 is to 46 is to 44 is to 34, करने से जितना आएगा उतना। तो हम लोग कैलकुलेटर पे देखते हैं कितना आ रहा है रेशियो का टोटल। 36, 46, 44 और 34, तो ये आ रहा है 160, बोल रहे 200 होना चाहिए, मेरा गलत हो रहा है क्या एडिशन, 36, 46, 44, 40 200। हो रहा है ना 200, तो मेरा ही कुछ गलत आ रहा होगा, हाँ 200। तो ये टोटल हो गया 200, तो हमें इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम लोग कैसे करके करेंगे, तो 60 लाख को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 60 लाख इंटू 36 डिवाइडेड बाई 200, फिर नेक्स्ट वाला हो जाएगा 60 लाख इंटू 46 डिवाइडेड बाई 200, 60 लाख इंटू 44 डिवाइडेड बाई 200, 60 लाख। ओ, एक नहीं लिखा है इसीलिए गड़बड़ हो रहा है, यहाँ एक डेटा कम लिख दिया मैंने गलती से, 36, 46, 44, 40 और 34, ठीक है। तो 36, 46, 44, फिर 40 और उसके बाद 34 होगा, अच्छा ये 40 होगा, नहीं तो फिर गलत होता। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 36/200, पहले 200 से हम डिवाइड कर लेंगे और 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 60 लाख डिवाइडेड बाई 200, 30,000, कितना, 1 करोड़, नहीं 10,80,000, थर्टीन उसके लाख बाद एटी 13,80,000, ठीक है, फिर उसके बाद 13,20,000। 1320, 12 12 लाख लाख कर पाएंगे, 12 लाख। 10 और लाख ये
10,20,000 तो हो गया। बस यही करना था कि हम लोग किस तरीके से एमोटाइज करेंगे। हमें बोल दिया है कि इकोनॉमिक बेनिफिट जो मिलता है उसके बेसिस पे करना है, तो उसी रेशियो में कर दिया। ठीक है, अब देखो इन्होंने कैसे इसको प्रेजेंट किया है वो भी एक बार देख लेते हैं। चलो यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखो यहाँ पर आंसर हमारा वही आ गया 10 लाख। अच्छा, ये पहला दो जो है वो भी इन्होंने इस टेबल में दिखा दिया, 10 लाख 10 लाख। ठीक है, तुम लोग भी चाहो तो दिखा सकते हो, मैंने ऊपर दिखाया 10 लाख 10 लाख करके। फिर 10 लाख 80 30 लाख, ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अच्छा, अब इन्होंने ये जो किया 0.80, ये जो है एमोटाइजेशन रेशियो को, इन्होंने रेशियो को और भी मतलब सिंप्लीफाई किया 36 46 को, तो मैंने वो नहीं किया, सिंपल यही वाला ले लिया है। तो मुझे लगता है मैंने जैसे किया वैसे जल्दी होगा। ये तो तुम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा कितना करके हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखो लिखना क्या है वो मेन बात है। बोल रहे स्विफ्ट लिमिटेड amortize 10 लाख per annum for the first 2 year, that is 20 लाख, और remaining carrying cost can be amortized during the next 5 year on the basis of net cash flow arising from the sale of the product। ठीक है, तो ये हमें करने बोला था, वही चीज इन्होंने लिखा है कि इन्होंने किया क्या है कि 10 लाख करके 2 साल पहले डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद 20 लाख का कैरिंग अमाउंट जो आ रहा है उसे amortized किया है नेक्स्ट 5 years में। नेट कैश फ्लो जो अराइज हो रहा है प्रोडक्ट से वो उसके बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पहले भी बताया था कि इन लोग कैसे करके एमोटाइजेशन चार्ज करते हैं। एमोटाइजेशन ऐसे हो जाएगा, फिर इट मे बी सीन फ्रॉम द अबव दैट फ्रॉम third year onward the balance of the carrying amount 60 lakh has been amortized in the ratio of the net cash flow arising from the product Swift Limited। तो ये थोड़ा पॉइंट्स जो है हमें लिख देना पड़ेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 11। AB Limited launched a project for producing product X in October 2001। The company incurred 20 lakh towards research। तो कंपनी ने 20 लाख जो है रिसर्च के वजह से खर्चा किया है। ठीक है, अच्छा फिर क्या बोल रहा है, Due to prevailing market condition, the management came to conclusion that the product cannot be manufactured and sold in the market for the next 10 years। तो मार्केट के इश्यूज की वजह से अगले 10 साल ये प्रोडक्ट ना तो बना भी नहीं सकते और बना के बिकेगा भी नहीं अगर बना भी लेते हैं। तो द मैनेजमेंट हेंस वांट्स टू डेफर द एक्सपेंडिचर राइट ऑफ टू फ्यूचर। बोल रहा है तो इन्होंने जो भी 20 लाख का खर्चा किया है इस प्रोडक्ट को रिसर्च करके इस प्रोडक्ट को बनाया था, लेकिन वो प्रोडक्ट मार्केट में आगे नहीं चल रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये जो 20 लाख का खर्चा है रिसर्च का, ये लोग बोल रहे हैं ये लोग डेफर्ड कर देंगे फ्यूचर में। डेफर्ड करने का मतलब होता है फ्यूचर में धीरे 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 इस खर्चे को राइट ऑफ करेंगे। तो क्या कंपनी सही बोल रहा है ये हमें बताना है। तो नहीं, कंपनी सही नहीं बोल रहा है, क्योंकि अगर रिसर्च के बारे में हम लोग देखें जो हम लोगों ने लास्ट क्लास लिखा हुआ है कि रिसर्च का खर्चा हमेशा क्या किया जाता है, उसी साल पीएल में रिकॉग्नाइज्ड कर लेना चाहिए। दिखाते हैं कहाँ लिखा है, इसमें लिखा है शायद, ये रहा। रिसर्च का एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड होता है एज एन एक्सपेंस इन पीएल, पीएल में एज एन एक्सपेंस बोल के रिकॉग्नाइज्ड करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब इनका जो ट्रीटमेंट है वो सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, हम एक लाइन लिखवा देते, बाकी देखते हैं कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए, द एक्सपेंसेस ऑफ 20 लाख चार्ज टू एसपीएल इन करेंट ईयर एंडिंग 31 मार्च 2002। तो 31 मार्च 2002 के ईयर एंड में इसे चार्ज कर देना चाहिए। मैंने 2002 क्यों बोला, क्योंकि इन्होंने प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया था अक्टूबर 2001 में, तो उसी साल खर्चा किया रिसर्च का, तो वो खर्चा फिर उसी फाइनेंशियल ईयर में आ जाना चाहिए। तो अक्टूबर 2001 है तो फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होगा, 31 मार्च 2002। तो ये लिख दिया। अब देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है, कितना क्या लिखा है वो देख लेते हैं, और वो भी बता देते हैं यहाँ से। ये देखो बोल रहा है
As per para 41 of AS 26 intangible asset, expenditure on research should be recognized as an expense when it is incurred. मतलब जिस साल खर्चा हुआ है उसी साल के पीएल में दिखा देना चाहिए. Hence the expenses amounting 20 lakh incurred on the research has to be charged to the statement of profit and loss in the current year ending 31st March 2022. तो मैंने तो बस इतना सा जस्ट लिखवाया है, मेरा आंसर प्रॉपर नहीं है, तो तुम लोग को इतना लिखना पड़ेगा कि ये हम लोग क्यों चार्ज करें इस साल के पीएल में, क्योंकि एस 26 इंटेंजिबल एसेट को लेके जो डील करता है वहां बोला हुआ है कि एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च हमेशा क्या होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यानी रिकॉर्ड हो जाना चाहिए एक्सपेंस के तौर पे जब ये इनकर्ड होता है तब. इसे हम लोग राइट ऑफ नहीं कर सकते कि जो खर्चा हुआ धीरे धीरे फ्यूचर में उसे राइट ऑफ कर देंगे, नहीं. ये कैसे भी मतलब रिसर्च का है तो उसी साल खर्चा हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, चाहे वो रिसर्च से बना हुआ प्रोडक्ट आगे चल रहा है नहीं चल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. रिसर्च है, रिसर्च का खर्चा तो फिर जिस साल हुआ है ड्यूरिंग द ईयर वो रिकॉर्ड हो जाना चाहिए. ठीक है, तो ये भी हो गया हम लोग का 11 वाला. 12. 12 वाला देखते हैं तो देखो 12 वाले में क्या बोला है. उसके पहले हम एक चीज देखते हैं कि लास्ट क्लास मैंने एक डेटा लिखवाया था कि कौन कौन सा खर्चा है जो हमारे, हाँ लिखवाया था शायद, हाँ ये स्टार्टअप कॉस्ट ये चीज लिखवा दिया था. ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग आराम से कर सकते हैं. अच्छा यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग 2001 2002 एन एंटरप्राइज इनकट कॉस्ट टू डेवलप एंड प्रोड्यूस ए रूटीन लो रिस्क कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एज फॉलोज. तो इन्होंने कोई प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, उसके लिए क्या किया है, खर्चा इनकट किया है टू डेवलप करने के लिए एंड प्रोड्यूस करने के लिए एक प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज में भी है, फिर जैसे डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो वो प्रोडक्ट मार्केट में आएगा. तो कंप्लीशन ऑफ डिटेल्ड प्रोग्राम एंड डिजाइन, ठीक है, उस पे इतना खर्चा हुआ है. कोडिंग एंड टेस्टिंग पे इतना खर्चा हुआ है. अदर कोडिंग कॉस्ट इतना है. टेस्टिंग कॉस्ट इतना है. प्रोडक्ट मास्टर्स फॉर ट्रेनिंग मटेरियल इतना है. पैकिंग द प्रोडक्ट इतना है. ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं क्या बोला है. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फेज टू कंप्लीट होने के बाद इट वाज एस्टेब्लिश्ड दैट द प्रोडक्ट इज टेक्निकली फिजिबल फॉर द मार्केट. अच्छा प्रोडक्ट टू कंप्लीट होने सॉरी फेज टू कंप्लीट होने के बाद ही ये प्रोडक्ट मार्केट में फिजिबल हो जाएगा. यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट हाउ द अबव रेफर्ड कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. कैसे हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये खर्चे को रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, तो इसका मतलब फेज टू जो है वो हम लोग का डेवलपमेंट फेज है. ठीक है, तो डेवलपमेंट फेज है फेज टू तक. उसके बाद अगर प्रोडक्ट हमें मार्केट में फिजिबल हो जाएगा तो फिर इसका मतलब डेवलपमेंट फेज हम लोग का कंप्लीट हो जा रहा है. ठीक है, तो अब हम लोग को बताना है कि कौन सा खर्चा कहाँ जाएगा. तो देखो सबसे पहले यहाँ पर बोला है कंप्लीशन ऑफ डिटेल्ड प्रोग्राम एंड डिजाइन. तो प्रोग्राम को डिजाइन कर रहे हैं तो डिजाइनिंग का खर्चा, ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो रहा है, तो डेवलपमेंट के पहले का हो गया. तो डेवलपमेंट के पहले का जो खर्चा है वो तो हम लोग का पीएल में जाना चाहिए. ये देखो यहाँ पर अगर देखोगे रिसर्च और डेवलपमेंट का मैंने जो डिफरेंस लिखाया था वहां पर शायद मिल जाए. ये देखो, ये देखो यहाँ पर क्या बोला है देखो, यहाँ पर बोला है कि कंप्लीशन ऑफ डिटेल्ड प्रोग्राम एंड डिजाइन. तो प्रोग्राम का डिटेल जो भी था, ठीक है, और डिजाइन जो भी था वो सारा कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, तो वो खर्चा मेरा कहाँ जाना चाहिए. फिर बोल रहा है कोडिंग एंड टेस्टिंग, वो भी फेज टू. तो एक चीज समझो कि फेज टू के बाद जो है प्रोडक्ट जो है वो फिजिबल है मार्केट में. ठीक है, तो इसका मतलब उसके पहले वो डेवलप्ड फेज पे नहीं था, मतलब डेवलप नहीं हुआ है. तो फेज टू जब तक कंप्लीट नहीं होता है, मतलब फेज वन और फेज टू तक वो अंडर डेवलप्ड है. ठीक है, मतलब अभी तक वो डेवलप नहीं हुआ है. ठीक है, तो डेवलपमेंट का पहले का सारा खर्चा कहाँ जाना चाहिए, तो वो रिसर्च का पार्ट अगर मान लेते हैं क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हुआ है. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये पीएल में जाना चाहिए. ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट जो फेज थ्री फेज फोर ये दिख रहा है इसको देखते हैं. तो बोल रहा है कि
कोडिंग कॉस्ट। तो फेज 3 फेज 4 ये सब इसके इसके बाद फेज 2 कंप्लीट होने के बाद ही तो प्रोडक्ट फिजिबल हो गया, तो इसका मतलब प्रोडक्ट डेवलप हो गया। तो डेवलप हो गया है तो डेवलपमेंट के बाद का खर्चा, मतलब डेवलपमेंट के पीरियड का खर्चा देखो कहाँ जाना चाहिए, तो इस पीरियड में जो भी एक्सपेंसेस है वो एसेट के हिसाब से ट्रीट होना चाहिए, तो एसेट से रिलेटेड खर्चा यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। टेस्टिंग कॉस्ट ये भी मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। यहां पर बोला है प्रोडक्ट मास्टर्स फॉर ट्रेनिंग मेटेरियल्स, ठीक है। तो इम्प्लॉय को जो हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है, तो उसका बात बोल रहा है। तो देखो अगर इम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो फिर वो पीएल का पार्ट होगा, ये मैंने देखो लास्ट क्लास लिखवाया था कि इम्प्लॉय को दिया गया ट्रेनिंग हमारे पीएल का पार्ट होता है, क्योंकि वो ये देखो कौन कौन सा एक्सपेंडिचर ऐसा है जो कि हमारे टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट के कॉस्ट में ऐड नहीं हो सकता है, जिसमें हम लोगों का ट्रेनिंग एक्सपेंसेस था। तो इम्प्लॉय को दिया गया ट्रेनिंग अगर है तो वो हमारे पीएल में जाएगा, ठीक है। और सॉफ्टवेयर एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग अगर होता तो फिर वो हम लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाता, ठीक है। फिर बोल रहा है पैकिंग द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का पैकिंग कॉस्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट का पैकिंग कॉस्ट ये तो हमारा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा हो गया, तो ये भी हमारे पीएल का पार्ट होगा। ये देखो पैकिंग कॉस्ट वगैरह मतलब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो खर्चा है, ठीक है, ये भी हमारे पीएल में जाएगा। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा हमारे पीएल में जाना चाहिए, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है क्या, यहाँ पर एक्सपेंसेस ऑफ रीलोकेशन एंड रिकॉग्नाइज स्टार्टअप ट्रेनिंग, हाँ ये तो एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन एक्सपेंसेस, ठीक है। तो वो पैकिंग वगैरह हो गया, तो ये हमारे किस में जाना चाहिए, ये हमारे पीएल में जाना चाहिए, ठीक है। तो अब इस चीज को हमें लिखना पड़ेगा, तो देखो कैसे करके लिखा है, यहीं से दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो जो जो बोला है वो ऐसा लिख रहा है कि नहीं, बोला है देखो एज पर AS 26 कॉस्ट इनकर्ड इन क्रिएटिंग ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, क्योंकि जो प्रोडक्ट वो लोग बना रहे वो कोई सॉफ्टवेयर था, तो ही वो इंटेंजिबल एसेट था, तो ही वो AS 26 में डील होगा। शुड बी चार्ज टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस व्हेन इनकर्ड अंटिल द टेक्नोलॉजिकली फिजिबल एसेट्स रिकॉग्निशन क्राइटेरिया हैज बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर द प्रोडक्ट। बोल रहा है कि सारे खर्चे रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्चे मान के जो है पीएल में चार्ज कर देना चाहिए जब तक अंटिल टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी और एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया हैज बीन एस्टेब्लिश फॉर द प्रोडक्ट। मतलब उस प्रोडक्ट को जब तक हम लोग अपने बैलेंस शीट में ये मेरे पास ये एसेट है बोल के रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, जब तक टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी नहीं होता है, तब तक होने वाले सारे खर्चे रिसर्च डेवलपमेंट मानना पड़ेगा। फिर बोल रहा है टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी और एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया हैव बीन एस्टैब्लिश अपॉन कंप्लीशन ऑफ डिटेल्ड प्रोग्राम डिजाइन कोडिंग एंड टेस्टिंग। तो बोल रहा है कि कब कोई प्रोडक्ट टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी मिलेगा उसे या एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को मैच करेगा, बोल रहे तब करेगा जब कंप्लीशन ऑफ डिटेल, मतलब पूरा प्रोग्रामिंग डिजाइन जो है, प्रोग्राम का डिजाइनिंग जो है वो डिटेल में कंप्लीट हो जाएगा, कोडिंग कंप्लीट हो जाएगा, टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही हम लोग मानेंगे। मतलब ये प्रोडक्ट के हिसाब से बोल रहा है, ठीक है। तो अगर मेरा सॉफ्टवेयर है तो जब तक वो सॉफ्टवेयर डिजाइन नहीं हो गया तब तक कहाँ रेडी होगा, जब तक उस पर कोडिंग नहीं लग गया तब तक कैसे रेडी होगा, फिर टेस्टिंग, तब ना जाके वो रेडी होगा। तो यहां तक का जो भी खर्चा इसका मतलब पीएल में जाना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर डिजाइनिंग कोडिंग और टेस्टिंग, तो देखो यहाँ पर देखते हैं जैसे मैंने बोला वैसा हो रहा है कि नहीं। तो ये देखो, तो कोडिंग टेस्टिंग इसका मतलब ये भी डेवलपमेंट के पहले का खर्चा, वैसे हमें क्वेश्चन में बोल दिया था फेज 2 के पहले तक का, ठीक है। और डिजाइन, तो ये दोनों खर्चा 50 और 40 यानी 90,000 का खर्चा हम लोग का पीएल में जाना चाहिए, देखो वही लिखा है। तो इसका मतलब जो क्राइटेरिया दे दिया है, जो समझाया है, उसके बाद बोल रहा है 90,000 मेरे पीएल में जाना चाहिए, लिखा होगा ये देखो। In this case 90,000 मतलब वही 40 और 50 would be recorded as expenses, 50 for completion of detailed program design and 40,000 for coding and testing to establish technological feasibility और asset recognition criteria। तो ये वाला यहाँ तक इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा कि AS 26 में हमें बोला है कि जब हम लोग कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है, उस केस में सारा खर्चा रिसर्च डेवलपमेंट खर्चा बोल के चार्ज होते जाता है जब तक मेरा प्रोडक्ट टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी नहीं पा लेता या एसेट रिकॉग्नाइज करने का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर लेता। और ये तब फुलफिल होता है जब वो प्रोग्राम डिजाइनिंग कंप्लीट होता है, उस पर कोडिंग टेस्टिंग कंप्लीट होता है। इसीलिए 90,000 हम लोग जो है पीएल में ये खर्चे को हम लोग एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि
ये दो खर्चा जो है वो कंप्लीशन ऑफ प्रोग्रामिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग पे बेस्ड है, ठीक है। फिर बोल रहा है कॉस्ट इनकट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी। अब जब टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी मिल गया या एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया रेडी हो गया, अंटिल द टाइम व्हेन द प्रोडक्ट कॉस्ट आर इनकर्ड आर कैपिटलाइज्ड एज एज सॉफ्टवेयर कॉस्ट, तो वहां तक इसके बाद का जो खर्चा है वो सॉफ्टवेयर के कॉस्ट में ऐड होगा। तो सॉफ्ट मतलब एसेट के कॉस्ट में ऐड होगा। तो एसेट के कॉस्ट में ऐड होने वाला फिर खर्चा कौन कौन सा हो गया, जो खर्चा हम लोग कैपिटलाइज्ड कर सकते हैं। तो कौन सा खर्चा कैपिटलाइज्ड कर सकते हैं, ये वाला 63,000, ठीक है। क्या क्या कैपिटलाइज्ड कर सकते हैं, 63,000 को हम लोग कैपिटलाइज्ड कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कैपिटलाइज्ड कर सकते हैं, टेस्टिंग का खर्चा यानी 18,000 को हम लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो है यहाँ पर ट्रेनिंग का खर्चा बोला था, तो अगर ये हम लोग का एम्प्लॉय ट्रेनिंग होता तो वो मेरे पीएल में जाता, और अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग है तो फिर वो कैपिटलाइज्ड होगा। तो ये तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ट्रेनिंग है, तो फिर ये मेरा कैपिटलाइज्ड हो जाएगा और ये मेरा पीएल में चला जाएगा, 16.50 पीएल में चला जाएगा। चलो देखते हैं क्या लिखा है। ये देखो, 63,000, 18 और 19.5, ठीक है, 1,05,000 ये मेरा कैपिटलाइज्ड होगा। पैकिंग कॉस्ट जो 16,500 है शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस एंड चार्ज टू पीएल। तो ये मेरा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, तो ये मेरे पीएल में जाता है, ये मेरे एसेट के कॉस्ट में ऐड नहीं होता, ये मैंने लास्ट क्लास लिखवा भी दिया था। और बाकी ये जितने भी खर्चे हैं ये सारे मेरे प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और जिसमें से देखो, प्रोडक्ट मास्टर्स फॉर ट्रेनिंग मटेरियल, ये जो है देखो, अगर इम्प्लॉय को सिंपल ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर तुम लोग को दिखेगा ट्रेनिंग एक्सपेंसेस, तो अगर इम्प्लॉय को नॉर्मल ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं तो वो हो जाएगा हम लोग का पीएल, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, मतलब ट्रेनिंग भी तो अलग अलग तरीके का हो रहा है ना, तो हम लोगों ने इम्प्लॉय लोगों को इसीलिए ही हायर किया है ताकि वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए उनको वो ट्रेनिंग दिया जाए, ठीक है। रेगुलर इम्प्लॉय नहीं है, तो फिर वो वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, वो हमारे सॉफ्टवेयर के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर के कॉस्ट में ऐड हो गया। अच्छा, अब इसके बाद 13 वाला देखते हैं, ये वाला, ठीक। तो 12 वाला हो गया, इसको यहाँ दिखा देते हैं। 11 हो गया, 12 हो गया, अब हम लोग 13 वाला करेंगे। थर्टीन में कुछ अलग अलग पॉइंट्स है, जैसे कि बोल रहा है एज पर प्रोविजन ऑफ एज 26 हाउ डू यू डील विद द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो कुछ सिचुएशंस है, उसके हिसाब से हमें आंसर देना है। सबसे पहले बोला है 23 लाख पेड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू द लीगल एडवाइजर फॉर डिफेंडिंग द पेटेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोल रहा है कि कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिस जो अपना पेटेंट को डिफेंड करने के लिए कुछ लॉयर लीगल एडवाइजरी करवा रही है, ठीक है, तो उसके लिए उसको खर्चा करना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो देखो, ये नॉर्मल तुम लोग इसमें भी पढ़े हो, फिक्स्ड एसेट वाले में भी, या फिर जो डिप्रिशिएशन पढ़ते हैं हम लोग फाउंडेशन में या 11 12 में, वहां भी देख सकते हो। तो अगर एसेट तो मेरे पास ऑलरेडी है, मेरे पास ऑलरेडी मेरा पेटेंट है, अब उस पेटेंट को डिफेंड करने के लिए मुझे खर्चा करना पड़ रहा है। तो ऑलरेडी रिकॉर्ड बने हुए एसेट पे अगर हम लोग खर्चा करते हैं, ठीक है, मतलब मेरे पास बना बनाया एसेट है, उस पे अगर हम कोई खर्चा करें, जैसे मान लो मेरा एक कोई बिल्डिंग है, ठीक है, या फिर मेरा कोई जमीन है खाली, तो कोई बोल रहा है कि लॉयर की कोई मान लो मेरे ऊपर केस कर रहा है कि भाई ये जमीन आपका नहीं मेरा है, तो हम ऑब्वियसली कोर्ट तक जाएंगे, ठीक है, कि नहीं मेरा ही है, तो प्रूव करना पड़ेगा ना कि भाई कोई बोल रहा है कि क्लेम कर रहा है मेरा है, हम बोल रहे हैं मेरा है, तो प्रूव करना पड़ेगा, तब ना जाके मेरे पास ऑथोरिटी प्रॉपरली आ जाएगा। तो कोई अगर ऐसे क्लेम करेगा तो मुझे तो बोलना पड़ेगा। अब मेरा वो जमीन 1 करोड़ का है, अब मेरा लीगल खर्चा हो गया मान लो 2 लाख का, ठीक है, उस जमीन को मतलब फिर से जो भी मेरे ऊपर क्लेम आया उसको देखने के लिए, मतलब उसका जो भी प्रॉब्लम हो रहा है कि ये हो रहा है तो कोर्ट का डेट आ रहा है, लॉयर हायर हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो उस पे मेरा पूरा लीगल खर्चा हो गया 2 लाख। फिर मेरे पास मतलब ये आ गया कि ठीक है ये आपका ही जमीन है, मान लो हम केस जीत गए, हम सही थे, मेरा ही जमीन है, तो अब क्या हम बोलेंगे कि मेरा 1 करोड़ का जमीन 2 लाख उसमें ऐड कर देंगे, नहीं। एसेट एक्वायर होने के बाद अगर एसेट पे कोई खर्चा हो रहा है तो वो रेवेन्यू माना जाता है। कब कैपिटल माना जाता है, अगर हम लोग वो खर्चा करने के बाद एसेट का
मेन जो कंडीशन है उसमें कोई चेंजेस हो जाता है, जैसे अगर मशीन है तो उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाता है, तो फिर हम लोग बोलेंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो हमें वो सिचुएशन समझना है, अमाउंट से तो वैसे क्वेश्चन में कुछ पता नहीं चलेगा। आप बोलोगे 23 लाख है तो कैपिटल होगा, वो तो देखो कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा, किसी कंपनी के लिए 23 लाख बहुत बड़ा बात हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता है। तो ऐसे नहीं होता है, तो हमें ये समझना है क्या एसेट एक्वायर होने के बाद खर्चा है कि पहले, तो एक्वायर होने के बाद का खर्चा है। अगर एक्वायर करने के लिए लीगल एडवाइजरी ले रहे थे तो फिर वो एसेट के कॉस्ट में ऐड होता है, लेकिन ऑलरेडी एक्वायर्ड एसेट के ऊपर अगर कोई लीगल एडवाइजरी का खर्चा आ गया है तो वो हमारे प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड नहीं होना चाहिए, वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए, मतलब पीएल में जाना चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया है। देखो क्या बोल रहा है, ये वाला पहले पढ़ लेते फिर ऊपर का पढ़ेंगे। इन द गिवन केस द लीगल एक्सपेंसेस टू डिफेंड द पेटेंट ऑफ ए प्रोडक्ट अमाउंटिंग 23 लाख शुड नॉट बी कैपिटलाइज्ड एंड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। जो तुम लोग डिप्रिशिएशन में जैसे करके सोचते हो, यहाँ मतलब कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक टॉपिक होता है ना, जो हम लोग फाउंडेशन में करते हैं या फिर तुम लोग स्कूल में किए होगे, तो वहां पर भी यही चीज सिखाया जाता है। तो जो टेंजिबल एसेट के लिए वही इंटेंजिबल के लिए पे। तो अब देखो ऊपर क्या लिखा है, एज पर एज 26 इंटेंजिबल एसेट सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने बोला ना खरीदने के बाद होने वाला, तो वो सब्सिक्वेंट कहलाएगा इंग्लिश में। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन एन इंटेंजिबल एसेट आफ्टर इट्स परचेस, मतलब परचेस करने के बाद हो रहा है, और इट्स कंप्लीशन, अगर हम लोग इसको बना रहे हैं तो कंप्लीट होने के बाद, शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। इसको एक्सपेंस बोल के ट्रीट किया जाता है व्हेन इट इज इनकर्ड, जब ये खर्चा होता है, अनलेस, लेकिन ये कैपिटल भी हो सकता है कब, अनलेस इट इज प्रोबेबल दैट एक्सपेंडिचर विल एनेबल द एसेट टू जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इन एक्सेस ऑफ इट्स ओरिजिनली असेस्ड स्टैंडर्ड ऑफ द परफॉर्मेंस। जैसे मैंने बोला, तो पहले एसेट जैसे परफॉर्म कर रहा था, ये खर्चा करने के बाद अगर उससे ज्यादा कुछ परफॉर्म कर रहा है जिससे ऑर्गेनाइजेशन के पास फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो होने का चांसेस है, तो फिर हम उस खर्चे को बोल सकते हैं कि मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एंड एक्सपेंडिचर कैन बी मेजर्ड एंड एट्रीब्यूटेड टू द एसेट रिलायबली, और वो एक्सपेंडिचर को हम लोग एसेट में एट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, रिलायबली मेजर भी कर सकते हैं। इफ दिस कंडीशंस आर मेट, अगर इस तरीके का कंडीशन मेट करता है, द सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को हम लोग एसेट के कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर मान सकते हैं। यही चीज मैंने अभी तुम लोग को बोला, अब यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है, तो लैंग्वेज मतलब थोड़ा और भी बेटर तरीके से किया हुआ है, तो तुम लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो सीधा बात इतना ही है कि सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर नॉर्मली हमेशा परचेस करने के बाद एसेट का, या एसेट को डेवलप करने के बाद जो भी एक्सपेंडिचर सब्सिक्वेंट होता है वो हमारे पीएल में ही रिकॉर्ड होता है एज एन एक्सपेंस। लेकिन अगर वो एक्सपेंडिचर करने के बाद फ्यूचर में हमें उस एसेट से कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है, जो ओरिजिनली मिलता था उससे बहुत ज्यादा मिलने वाला है, ठीक है, और उस एक्सपेंडिचर को हम लोग मेजर कर सकते हैं रिलायबली, बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो भी चलेगा, ठीक है। अगर एग्जिस्टिंग कंडीशन में चेंज होता है, एग्जिस्टिंग कंडीशन चेंज होने का मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब वो फ्लो मुझे पैसे के तौर पे दिखना चाहिए कि हाँ, मेरा पहले 10,000 यूनिट प्रोडक्शन होता था इस मशीन से, इसमें मैंने जो रिपेयर का खर्चा करवाया उससे 12,000 यूनिट बनेगा, तो फिर वो खर्चा फिर नॉर्मल एक्सपेंस नहीं हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो वही चीज यहाँ पर लिखना पड़ेगा पहले, ठीक है। फिर लिखने के बाद हम लोग एक एक केस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे मैंने पॉइंट 1 वाला एक्सप्लेन करके बताया। फिर पॉइंट 2 में आते हैं, ये वाला, ड्यूरिंग द ईयर 2001 2002 a company spent 7 lakh for publicity and research expenses on one of its new consumer product which was market in the same accounting year but proved to be failure। तो बोल रहा है 2001 2002 में कंपनी ने 7 लाख का खर्चा किया, किस चीज का, पब्लिसिटी का और रिसर्च। तो देखो रिसर्च का खर्चा तो जिस साल के उसी साल पीएल में आना चाहिए, तो ये खर्चा हो गया। और दूसरा जो एडवर्टाइजमेंट मतलब पब्लिसिटी का खर्चा है, वो भी एडवर्टाइजमेंट के तौर पे अगर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो वो भी मेरा पीएल में आना चाहिए। भी थोड़ी देर पहले ही दिखाया कि हम लोगों ने लास्ट क्लास एक लिस्ट भी लिखा था। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट फेलियर हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है, ये जो दो नेचर का खर्चा बोला है ये हमारे पीएल में रिकॉग्नाइज्ड होगा, मतलब जिस साल क्या है उसी साल के पीएल में रिकॉग्नाइज्ड कर देना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर इन्होंने कैसे लिख रखा है। देखो बोल रहा है द कंपनी इज required to expense the entire amount of 7 lakh in the profit and loss account for the year ended 31st March 2002 because no benefit will arise in the future। यहाँ पर बोला है क्योंकि इसके बाद इससे कोई बेनिफिट, देखो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है तो वो एसेट होता है ना, तो जब मेरा प्रोडक्ट फेलियर ही हो गया तो उस पे लगने वाला सारा खर्चा जो है वो मैंने यहाँ दिखा दिया। वैसे भी खर्चा तो देखो क्या है, रिसर्च एक्सपेंस वैसे भी पीएल में ही जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट अगर मेरा फेलियर नहीं भी होता तो भी रिसर्च का खर्चा मेरा पीएल में ही जाता। अच्छा,
फिर थर्ड नंबर पे देखते हैं, थर्ड नंबर पे क्या बोला है। A company spent 25 lakh in past 3 years to develop a product. These expenses were charged to profit and loss account since they did not meet AS26 criteria for capitalization. In the current year, approval of the concerned authority has been received. The company wishes to capitalize 25 lakh by disclosing its एज प्रायर पीरियड आइटम। ठीक है, तो प्रायर पीरियड आइटम का मतलब क्या होता है, प्रीवियसली हम लोगों ने उसे रिकॉर्ड नहीं किया या कुछ गलत किया, उसको ठीक करने को हम लोग बोलते हैं प्रायर पीरियड। देखो क्या बोला है, ए कंपनी स्पेंड 25 लाख इन द पास्ट 3 इयर्स, पास्ट 3 इयर्स से 25 लाख का खर्चा कर दिया इन्होंने ताकि वो एक प्रोडक्ट डेवलप कर सके। दिस एक्सपेंसेस आर चार्ज टू पीएल अकाउंट सिंस दे डिड नॉट मीट AS26 क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन। बोल रहा है कि ये खर्चे को इन्होंने पीएल में चार्ज कर दिया क्योंकि AS26 के हिसाब से ये कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया फुलफिल करता नहीं था। अच्छा, इन द करेंट ईयर अप्रूवल ऑफ द कंसर्न ऑथोरिटी हैज बीन रिसीव्ड। अच्छा, फिर बोल रहे द कंपनी विशेष टू कैपिटलाइज 25 लाख बाय डिस्क्लोजिंग इट एज ए प्रायर पीरियड आइटम। तो पहले इन्होंने प्रायर पीरियड आइटम, देखो पहले जो 25 लाख का खर्चा था इन्होंने उसे क्या कर दिया है, इन्होंने उसे कैपिटलाइज नहीं किया क्योंकि इनके हिसाब से AS26 का कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा था, इन्होंने नहीं किया। अब करेंट ईयर में कुछ अप्रूवल आया है, द अप्रूवल ऑफ द कंसर्न ऑथोरिटी हैज बीन रिसीव्ड। तो इन्होंने अब ये बोल रहे हैं कि अब हम लोग कैपिटलाइज करना चाहते हैं, तो कैपिटलाइज करना चाहते हैं तो इसे कैसे करके कर सकते हैं, तो पहले नहीं क्या अभी करेंगे, तो बोल रहा है कि प्रायर पीरियड आइटम बोल के लिख देंगे और कैपिटलाइज कर देंगे। क्या इन्होंने ये बात सही बोला है? तो देखो ये एक्सपेंसिव होना चाहिए, क्यों होना चाहिए यहाँ पर देखो, ये प्रायर पीरियड आइटम बोल के नहीं जाना चाहिए। देखते हैं, देखो क्या लिखा है, एज पर AS26 एक्सपेंडिचर ऑन इंटेंजिबल आइटम दैट वाज इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंसेस बाय रिपोर्टिंग एंटरप्राइज इन प्रीवियस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट एट ए लेटर डेट। मतलब पहले हम लोग कैपिटलाइज नहीं किए थे क्योंकि कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा था, तो इसका मतलब हम लोग उसे एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड किए थे। तो अगर एक बार इनिशियली अगर ये रिकॉर्ड हो चुका है एक्सपेंस बोल के, ठीक है, प्रीवियस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो फिर हम लोग इसे दोबारा इंटेंजिबल एसेट के कॉस्ट में ऐड करेंगे यानी इसे कैपिटलाइज करेंगे, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। दस द कंपनी कैन नॉट कैपिटलाइज द अमाउंट ऑफ 25 लाख एंड इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। तो एक बार अगर वो एक्सपेंस बोल के ट्रीट हो गया है तो दोबारा से उसे हम लोग फिर चेंज करके कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल के नहीं दिखा सकते हैं। फिर फोर्थ नंबर पे देखते हैं क्या बोला है, जो कि लास्ट पॉइंट है। बोल रहा है कंपनी with a turnover of 200 crore and a annual advertising budgeted of 50 lakh had taken up for the marketing of a new product by company। तो कंपनी का टर्नओवर है 200 करोड़ और एडवर्टाइजिंग का खर्चा करने का सोचा है 50 लाख। इट वाज एस्टिमेटेड दैट द कंपनी वुड हैव ए टर्नओवर ऑफ 20 करोड़ फ्रॉम द न्यू प्रोडक्ट। तो ये ऐसा क्वेश्चन हम लोग शायद इलास्ट्रेशन 3 में भी किए थे। तो बोल रहा है कि द कंपनी वुड हैव ए टर्नओवर ऑफ 20 करोड़ फ्रॉम द न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट से उनका 20 करोड़ का टर्नओवर होगा। द कंपनी हैड डेबिटेड टू इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 50 लाख इनकर्ड ऑन एक्सटेंसिव स्पेशल इनिशियल एडवर्टाइजमेंट कैंपेन फॉर द न्यू प्रोडक्ट। तो इन्होंने इसे पीएल में एक्सपेंडिचर बोल के ट्रीट कर दिया है कि नए प्रोडक्ट के एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए हम लोगों ने ये खर्चा किया है ये बोल के। तो क्या इन्होंने ये सही किया है? तो देखो बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर 50 लाख ऑन एडवर्टाइजिंग एंड प्रोमोशनल एक्टिविटीज शुड ऑलवेज बी चार्ज टू पीएल स्टेटमेंट। क्योंकि देखो मैंने पहले ही लिखवाया है कि इस तरीके के खर्चे को हमें कहाँ दिखाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना चाहिए। बेसिकली सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रिलेटेड अगर खर्चा है तो वो मेरा पीएल में ही जाना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोमोशन एक्सपेंसेस। अच्छा, फिर बोल रहा है हेंस द कंपनी हैज डन द करेक्ट ट्रीटमेंट बाय डेबिटिंग द सम ऑफ 50 लाख टू पीएल अकाउंट। तो कंपनी ने बिल्कुल सही किया है पीएल अकाउंट में उसे डेबिट करके। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग एमसीक्यू में चलते हैं। अच्छा, देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड विद द स्कोप ऑफ AS26। AS26 के अंडर कौन सा कवर नहीं होता है? इंटेंजिबल एसेट हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। पहला बात है कि एसेट कभी भी हेल्ड फॉर सेल होता ही नहीं है, तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है
एसेट अराइजिंग फ्रॉम द एम्प्लॉय बेनिफिट, नहीं, ऐसा तो हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा। ए एंड बी बोथ, तो ये तो होगा ही नहीं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, हाँ ये हम लोग बोल सकते हैं कि AS26 जो है रिसर्च डेवलपमेंट के खर्चे को कैसे क्या करना है ट्रीटमेंट, उसके बारे में हमें बताता है, ठीक है। पहला तो लैंग्वेज ही गलत था, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एसेट हेल्ड फॉर यूजर वो एसेट है, ठीक है। अच्छा, तो ये पहले वाले का आंसर हम लोग का हो गया डी। मैम नॉट नेक्स्ट, कवर्ड बोला है। ओ नॉट कवर्ड बोला है, अच्छा। तब तो कवर्ड, तो फिर कौन सा होगा? सी होगा। तब फिर सी होगा ना। दोनों, ये दोनों वाला तो नॉट कवर्ड है। अच्छा, ठीक है, नॉट कवर्ड बोला था, अच्छा कवर्ड होगा तो वो हम लोग बोल सकते हैं, सही बात है। अच्छा, फिर देखो यहाँ पर क्या बोला है, इंटेंजिबल एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड। इंटेंजिबल एसेट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इफ इट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो, द कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, मीट्स ऑल ऑफ द अबव पैरामीटर, तो बोलो। इंटेंजिबल एसेट का रिकॉर्ड का क्राइटेरिया भी थोड़ी देर पहले कि बहुत सारे क्वेश्चन में जो है ऊपर में स्टार्टिंग में जो इंट्रो है वहां पर हम लोग पढ़ रहे थे कि हाँ ये होने से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, तो बोलो कौन सा आंसर होगा। देखो पहला बात है, इंटेंजिबल एसेट को इंटेंजिबल एसेट होना पड़ेगा, अगर कोई एसेट है ही नहीं और ऊपर से इंटेंजिबल भी नहीं है तो इंटेंजिबल एसेट बोल के वो रिकॉर्ड कैसे होगा। फिर फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट, तो ये तो मेरा इंटेंजिबल, ये देखो लिखा हुआ है, दिखाते हैं इंटेंजिबल एसेट का, ये देखो दिखाते हैं, कहाँ लिखा हुआ है। ये रहा डी होगा। इंटेंजिबल एसेट, हाँ तो फिर मेरा हेल्ड फॉर यूज, प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज फॉर रेंटल एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, ठीक है। तो वही कॉस्ट जो है रिलायबली मेजर होना चाहिए, भी थोड़ी देर पहले किसी एक क्वेश्चन में पढ़ रहे थे, तो जो भी हो आंसर हम लोग का डी हो रहा है, सारे ऊपर के पॉइंट सही बोले हैं। अच्छा, फिर देखते हैं थर्ड नंबर में क्या बोला है, बोल रहा है सन लिमिटेड हैज परचेज्ड ए कंप्यूटर विथ वेरियस एडिशनल सॉफ्टवेयर। तो इन्होंने कंप्यूटर परचेज किया जिसमें एडिशनल सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, दीज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का इंटीग्रल पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ AS26, तो AS26 के हिसाब से कौन सा बात ट्रू है, तो AS26 यानी इंटेंजिबल एसेट, तो इंटेंजिबल एसेट के हिसाब से अगर देखें तो कौन सा बात, मतलब उसका जो भी क्राइटेरिया है उसके हिसाब से, तो बोल रहा है इस रिकॉग्नाइज कर देंगे कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर दोनों को एज टेंजिबल एसेट। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इन AS26 तो टेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए बना नहीं है, तो फिर ये कैसे होगा। ये इंटेंजिबल जो लिखा हुआ है इस पे पढ़ के देख सकते हैं, डज नॉट रिकॉग्नाइज द सॉफ्टवेयर एज एन एसेट, नहीं सॉफ्टवेयर तो एसेट होता है, तो ये भी हम लोग नहीं बोल सकते हैं, यानी ए और डी तो कट हो गया। तो इसमें हम लोग का बच रहा है बी सी, तो क्या होगा बोला आंसर। recognize tangible and intangible separately और recognize computer and software as intangible asset। यहाँ आंसर तो 3 का ए बोल रहा है, तो इसमें क्या बोला है, देखो ये डज नॉट रिकॉग्नाइज तो होगा नहीं कि सॉफ्टवेयर को हम लोग रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो होता है इंटेंजिबल एसेट, तो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो AS26 कैसे अप्लाई होगा। रिकॉग्नाइज कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर एज इंटेंजिबल एसेट, बोल रहा है कि रिकॉग्नाइज करना है कंप्यूटर को और सॉफ्टवेयर को एज इंटेंजिबल एसेट, दोनों को ही हम लोग इंटेंजिबल एसेट बोल के दिखाएंगे। नहीं, दोनों को इंटेंजिबल एसेट बोल के कैसे दिखा सकते हैं। देखो इसके ऊपर एक लिखा हुआ था डेटा, वो देख के बताओ, देखो ये आंसर तब दे पाओगे, ठीक है। AS26 के हिसाब से बोला है, देखो यहाँ पर मैंने लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल लिखवाया था, एक CD वाला कुछ एग्जाम्पल लिखवाया था, देखो ये पढ़ो तो समझ जाओगे कि अगर बोल रहा है सॉफ्टवेयर परचेज इन ए CD, तो बोल रहा है सॉफ्टवेयर अगर परचेज हुआ है CD में तो AS26 अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग सॉफ्टवेयर परचेज करें जो कि एक इंटेंजिबल एसेट है, और अगर हम लोग कंप्यूटर मशीन परचेज करें इनकॉर्पोरेटिंग सॉफ्टवेयर जिसमें सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, तो फिर वो फिक्स्ड एसेट बोल के हमें मानना पड़ेगा, मतलब टेंजिबल, ठीक है। अब गाइडेंस फॉर एसेट दैट इनकॉर्पोरेट बोथ टेंजिबल, अगर टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों है तो फिर क्या होगा, द एंटिटी शुड एसेस विच एलिमेंट इज मोर सिग्निफिकेंट। तो अगर बोलो किसी ने कंप्यूटर खरीदा है और उसमें किसी ने कंप्यूटर खरीदा है, ठीक है, और उसमें सॉफ्टवेयर एडिशनल तौर पे लगे हुए, तो एक्चुअली वो खरीदने फिर क्या गया था, और सॉफ्टवेयर लेना ही पड़ेगा क्योंकि वो उसका इंटीग्रल पार्ट है, तो मेन उसका परचेस करने का रीजन क्या था। अब उसमें अगर कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर लगे हुए तो हमें मिल गए ना, लेकिन हम लोगों ने खरीदने के लिए क्या कोशिश किया, मतलब हम लोग क्या खरीदने गए थे।
सॉफ्टवेयर की कंप्यूटर। कंप्यूटर? कंप्यूटर, ठीक है, हम लोग कंप्यूटर खरीदने गए थे, तो फिर हमें AS10 के हिसाब से जो होगा वो करना चाहिए। तो ठीक है, हमें यहाँ AS26 में ही बताया है कि इस तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा, तो उसके लिए बोल रहे हैं AS26 के कंटेक्स्ट में बताओ कि फिर आंसर क्या होना चाहिए। तो AS26 ने बता दिया है कि जो मेन प्रायोरिटी है उसी के हिसाब से चलना है। तो हम लोग कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर लिए, जिसमें कंप्यूटर मेनली खरीदने गए थे, सॉफ्टवेयर उसमें एडिशनल तौर पे आ गया और वो उसका इंटीग्रल पार्ट है, हम लोग अलग भी नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर इज एट टेंजिबल रिकॉग्नाइज। मेन अगर कंप्यूटर है तो मुझे कैसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा? टेंजिबल एसेट बोलते हाँ, टेंजिबल एसेट बोल के। फिर हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, पहला बात है कि टेंजिबल इंटेंजिबल बोल के सेपरेटली नहीं कर सकते, क्योंकि वो इसके साथ इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, आइडेंटिफाइबल नहीं है अलग से। और फिर बोल रहे रिकॉग्नाइज कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल, तो ये नहीं होगा, ठीक है, इंटेंजिबल नहीं बोल सकते क्योंकि सॉफ्टवेयर खरीदने गए साथ में कंप्यूटर नहीं आया, तो फिर ये वाला भी नहीं होगा। और डज नॉट रिकॉग्नाइज तो पॉइंट ही गलत है, तो इसका मतलब 3 का आंसर मेरा ए हो जाना चाहिए। फोर्थ नंबर पे देखते हैं, बोल रहा है हेक्सा लिमिटेड डेवलप ए टेक्नोलॉजी टू एनहेंस द बैटरी लाइफ ऑफ ए मोबाइल डिवाइस। हेक्सा हैज कैपिटलाइज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 5 लाख। तो इन्होंने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 5 लाख को कर दिया है capitalized. Hexa estimate the life of the technology developed to be 3 years, but the company has forecasted that 50% of the sale will be year one, 35% year two, 15% in year three. What should be the amortization charge in the second year of the product life? तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला होता है उसके रेशियो में हम लोग क्या कर सकते हैं, एमोटाइजेशन को मतलब जो भी डेटा, जो भी अमाउंट एमोटाइज्ड होगा, टोटल डिप्रिशिएबल वैल्यू या एमोटाइजेशन वैल्यू को डिप्रिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो खर्चा कितना है, 5 लाख। हमें बोला है कि सेकेंड ईयर में हम लोग कितना एमोटाइज करेंगे, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 50%, 35% और 15%, ठीक है। तो फिर सेकेंड ईयर मतलब 35 डिवाइडेड बाई ये सब ऐड करने से कितना होगा, 50 और 30, 80 और 90 और 100, तो ये कितना हो जाएगा, 5 लाख डिवाइडेड बाई 100 इंटू 35। तो 5 लाख मतलब 2 जीरो चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5,000 इंटू 30, 1,75,000, ठीक है। तो 1,75,000 मेरा आंसर होना चाहिए। हाँ सही बात है, ठीक है। तो ये तो देखो अभी थोड़ी देर पहले जो एक बड़ा सा क्वेश्चन किया था उसी का एक स्मॉल पार्ट दे दिया है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के हिसाब से हम लोग अपने एमोटाइजेशन वैल्यू को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मेरा टोटल एमोटाइजेशन वैल्यू कितना है, 5 लाख। मुझे 5 लाख को ही क्या करना है, एमोटाइज करना है जो मैंने डेवलपमेंट में खर्चा किया। तो ये हो गया लगभग, देखो। और इसमें जो कुछ एग्जाम्पल्स है वो देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 3 हो गया है, 2 हो गया है, 1 हो गया है। ये वाला देख लेते हैं। बोल रहा है एक्स लिमिटेड इज डेवलपिंग ए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर फॉर 10 करोड़। It will take 3 years to complete development. Present value of future economic benefit is considered to be 15 crore. After 2 years, 70% of work is completed. However, due to change in market condition, present value of future economic benefit are estimated to be 6 crore only. अच्छा, अब देखो, ये एक्चुअली जो है, अगर हम लोग जब इम्पेयरमेंट लॉस यानी AS28 जो कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वो करते हैं तो और भी अच्छे से समझ में आता है। फिर भी हम समझा देते हैं यहाँ से, थोड़ा बहुत देखो समझ जाओगे। तो इन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो कि देखो, तो इसका मतलब मेरा जो एसेट है, इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो मेरा जो इंटेंजिबल एसेट है वो 10 करोड़ का है, ठीक है। और इट विल टेक 3 years टू कंप्लीट डेवलपमेंट। अब ये जो सॉफ्टवेयर बनने के लिए कितना लगेगा, 3 साल लगेगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज कंसिडर टू बी 15 करोड़। तो फ्यूचर में जो इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है ये सॉफ्टवेयर लगने की वजह से, उसका आज का वैल्यू है 15 करोड़, ठीक है। आफ्टर 2 years 70% वर्क इज कंप्लीट। तो 3 साल लगेगा काम को कंप्लीट करने में। 2 साल बाद कितना काम कंप्लीट हो गया, 70% काम कंप्लीट हो चुका है। हाउएवर ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन, क्योंकि मार्केट कंडीशन कुछ और हो गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर टू बी एस्टिमेट, मतलब जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमें 15 करोड़ मिलने वाला था वो उसकी जगह अब 6 करोड़ ही मिलेगा, ठीक है। ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है। तो कंपनी शुड रिकॉग्नाइज 1 करोड़ एज इम्पेयरमेंट लॉस ऑन इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट एज पर AS28, क्योंकि ये AS28 में हम लोग सीखेंगे तो ये इसके बाद वही पढ़ेंगे। ओनली 6 करोड़ कैन बी सोन एज
इंटेंजिबल एसेट अंडर द डेवलपमेंट, ठीक है। कंपनी कैन नॉट कैपिटलाइज एनी फर्दर अमाउंट टिल टाइम रिकवरेबल अमाउंट इंक्रीज इवन इफ वर्क ऑफ 10 करोड़ इज कंप्लीटेड। मतलब देखो 10 करोड़ का काम अभी तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, 3 साल लगेगा पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए। तो 10 करोड़ का पूरा काम है, जिसमें से 70% काम कंप्लीट हुआ है, तो कितने करोड़ का काम कंप्लीट हुआ है? 7 करोड़। ठीक है, देखो वही बोला है कि पूरा सॉफ्टवेयर 10 करोड़ का बनेगा, और ये 10 करोड़ 3 साल में खर्चा होना है, ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो 15 करोड़, लेकिन 2 साल बाद देखा गया कि 70% काम कंप्लीट, मतलब 7 करोड़ का काम कंप्लीट हुआ। और मार्केट कंडीशन चेंज होने की वजह से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट सिर्फ 6 करोड़, मतलब 7 करोड़ खर्चा करके इस सिचुएशन में दिख रहा है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट 6 करोड़ मिलेगा, तो मेरा लॉस कितने का हो गया? 1 करोड़। इसको हम लोग लॉस बोलेंगे। अब इसको इम्पेयरमेंट लॉस बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि एसेट के केस में है इसीलिए। तो बाकी इम्पेयरमेंट लॉस पढ़ेंगे तो वहां और भी डिटेल्स में पता चलेगा, बट ये लॉस हुआ, लॉस तो हुआ ही। मैंने 7 करोड़ का खर्चा किया, 6 करोड़ मुझे रिटर्न मिल सकता है। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलप्ड एज पर एज 28 के हिसाब से 1 करोड़ का इम्पेयरमेंट लॉस है। ओनली 6 करोड़ कैन बी सोन एज इंटेंजिबल एसेट। तो हम लोग इंटेंजिबल एसेट बोल के कितना दिखा सकते हैं? इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलप बोल के 6 करोड़ दिखा सकते हैं, ठीक है। कंपनी कैन नॉट कैपिटलाइज एनी फर्दर अमाउंट टिल द टाइम रिकवरेबल अमाउंट इंक्रीजेज इवन इफ वर्क ऑफ 10 करोड़ इज कंप्लीटेड, ठीक है। तो कंपनी इसके बाद कुछ भी अमाउंट कैपिटलाइज नहीं कर सकती है इस सॉफ्टवेयर के कॉस्ट में, ठीक है, टिल द टाइम रिकवरेबल अमाउंट इज इंक्रीज। जब तक ये 6 करोड़ जो रिकवर होगा, ठीक है, जैसे बोला ना फ्यूचर इकोनॉमी में, ये जब तक इंक्रीज नहीं होगा तब तक हम लोग एसेट के कॉस्ट में कुछ ऐड नहीं कर सकते। इवन इफ वर्क ऑफ 10 करोड़, चाहे मेरा 70% के बाद 30% काम और कंप्लीट होके 10 करोड़ का काम क्यों ना कंप्लीट हो जाए, हम एसेट के कॉस्ट में बाकी और कुछ भी ऐड नहीं कर सकते जब तक मेरा ये प्रेजेंट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का वैल्यू बढ़ नहीं जाता है, इंक्रीज नहीं होता है, ये बोला है, ठीक है। ये हो गया एक एग्जाम्पल। दूसरा देखते हैं। 4 एग्जाम्पल है, ये वाला एक देखो, बोल रहा है कंपनी एक्स हैज परचेज्ड ए कॉपीराइट टू प्रोड्यूस ए सेफ्टी इक्विपमेंट फॉर सेल इन द मार्केट। तो इन्होंने कोई कॉपीराइट ले रखा है, कोई प्रोडक्ट क्या है, सेफ्टी इक्विपमेंट बेचने के लिए। द राइट्स हैव बीन ऑब्टेन फॉर 10 years, 10 साल के लिए इनको ये राइट्स मिला है। हेंस कंपनी इज एमोटाइजिंग द इंटेंजिबल एसेट इन 10 years। तो कंपनी बोल रही है हम 10 साल में इसको एमोटाइज करेंगे। आफ्टर 7 years ड्यू टू चेंज इन द इन्वायरमेंटल लॉ सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोड्यूस आउट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी आर ओनली कंसिडर्ड वैलिड। तो बोल रहा है कि 7 साल बाद ये देखा गया कि कुछ नया लॉ आ गया, नया टेक्नोलॉजी आ गया, बोल रहे जिनके पास नया टेक्नोलॉजी है वही ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो अब हमें आंसर क्या देना है? बोल रहा है इन above scenario the company need to write off the balance amount in the year of implementation of the law। ठीक है, मतलब जब लॉ इंप्लीमेंट हो रहा है तब मेरे एसेट का जो कैरिंग अमाउंट होगा, मतलब मेरा एसेट कितने का है, हम बेचते क्या है, हम बेचते हैं कोई सेफ्टी इक्विपमेंट, ठीक है। अब ये मैंने जितने से भी खरीदा है, सपोज कि ये मैंने 10 लाख रुपए से खरीदा है, ठीक है। अब इसको तो हम एमोटाइज करते थे जरूर हर साल, क्योंकि ये मेरा क्या था, ये मेरा इंटेंजिबल एसेट था, ठीक है। अब कॉपीराइट इंटेंजिबल एसेट होता है। अब मान लो मैंने 7 साल इसे यूज किया, तो अब मान लो 7 साल में कितना हो गया, मान लो हर साल 1 लाख रुपए करके एमोटाइजेशन, 7 साल में 7 लाख का एमोटाइजेशन हो गया, मतलब अभी एसेट का कॉस्ट 3 लाख बचा है। लेकिन अब ऐसा कुछ रूल्स आ गया जिसके हिसाब से बोला जा रहा है कि जिनके पास नया टेक्नोलॉजी है वही सिर्फ इसे बेच सकते हैं, नहीं तो नहीं बेच सकते हैं। तो उसके हिसाब से कंपनी को क्या करना है, तो कंपनी नीड टू राइट ऑफ द बैलेंस अमाउंट। तो अब ये तो एसेट इनके पास बेकार हो गया, ठीक है, अनयूज्ड हो गया, इसको तो कंपनी आगे लेके नहीं जा सकती, इस कॉपीराइट का अब कोई वैलिड वैल्यू नहीं रहा, ठीक है। क्योंकि सेफ्टी इक्विपमेंट वही बेच सकते हैं जिनके पास नया टेक्नोलॉजी है, तो पूरा कॉपीराइट वगैरह नया लेना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी नया, तभी जाके हम लोग इसे बेच सकेंगे, ठीक है। तो जिस साल ये लॉ इंप्लीमेंट हुआ उसी साल हमें एसेट के कैरिंग अमाउंट को राइट ऑफ करके खत्म कर देना पड़ेगा, मतलब ये कॉपीराइट आगे जाके और किसी काम का नहीं रहेगा, तो ये बोला है। एग्जाम्पल देखो, बोल रहा है ए एन एंटरप्राइज हैज परचेज्ड एन एक्सक्लूसिव राइट टू जेनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फॉर 60 years। तो इनके पास एक जो है इन्होंने क्या परचेज किया है, एक राइट परचेज किया है, ठीक है, जिससे ये क्या कर सकते हैं, हाइड्रो
इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकते हैं अगले 60 साल तक, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर आर मच लोअर देन द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग पावर फ्रॉम ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेस। बोल रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा उसका कॉस्ट जनरेट करने का बाकी किसी भी और ऑल्टरनेटिव मेथड से बहुत ही सस्ता है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द जियोग्राफिकल एरिया सराउंडिंग द पावर स्टेशन विल डिमांड ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पावर फ्रॉम द पावर स्टेशन फॉर एटलीस्ट 60 ईयर्स। तो बोल रहा है इनका ये कहना है कि जहां पर ये प्लांट लगेगा उसके आसपास जियोग्राफिकल या सराउंडिंग जो भी एरिया है वहां पर इस पावर स्टेशन का डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट पावर सप्लाई होगा। तो इनको लगता है कम से कम 60 साल तो ऐसा होगा। द एंटरप्राइज एमोटाइज द राइट टू जेनरेट ऑफ पावर ओवर 60 ईयर्स अनलेस देयर इज एविडेंस दैट इट इज यूजफुल, लाइफ इज शॉर्टर। अच्छा, अब ये चीज देखो, तो नॉर्मली क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट का लाइफ क्या होता है, ये मैंने लास्ट क्लास लिखवाया था, मैक्सिमम 10 साल हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो हमें 10 साल में राइट ऑफ करना है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि इनका लाइफ क्या है, इनका लाइफ जो है 60 साल होगा। 60 साल तक ये पावर जनरेट कर सकते हैं। तो क्या किसी इंटेंजिबल एसेट का लाइफ जो है 60 ईयर्स हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन उसके लिए उन्हें कुछ प्रूफ देना पड़ेगा कि इसका लाइफ 10 नहीं 60 ईयर्स है। तो उसके लिए मुझे एक नोट लिखवाना है, हम लिखवा देते हैं, ठीक है। यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट, यूजफुल लाइफ ऑफ एज पर एज 26 द मैक्सिमम लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट 10 ईयर्स। ये मैंने लास्ट क्लास भी लिखवाया था एज 26 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये मैंने लास्ट क्लास लिखवाया था, कहाँ लिखवाया था दिखा देते हैं, कहीं तो लिखवाया था मुझे जितना याद है। ये रहा, एमोटाइजेशन पीरियड जो है मैक्सिमम 10 ईयर्स होता है, ठीक है। तो लाइफ 10 ईयर्स होगा तो पीरियड भी 10 ईयर्स हुआ ना, कि 10 साल में राइट ऑफ कर सकते हैं, तो लाइफ 10 साल ऑटोमेटिकली हो गया। फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे लाइफ कैन बी मोर देन 10 ईयर्स भी हो सकता है। 10 ईयर्स हो सकता है ओनली व्हेन कंपनी हैज, लेकिन एक कंडीशन है, ओनली व्हेन कंपनी हैज एविडेंस, कंपनी के पास एविडेंस होगा इस बात का, ठीक है। एज पर मतलब कंपनी को प्रूव करना पड़ेगा कि 10 साल से ज्यादा है। एज पर एज 14, यानी एमलगमेशन वाला केस, एमलगमेशन में अगर कोई गुडविल जनरेट होता है तो गुडविल शुड बी amortized ओवर 5 ईयर्स। ये रूल्स भी लिख लो कि एमलगमेशन से जनरेट हुआ गुडविल का एमोटाइजेशन लाइफ 5 ईयर्स होगा, ठीक है। और नॉर्मली इंटेंजिबल एसेट का 10 ईयर्स होता है, 10 से ज्यादा होने के लिए एविडेंस चाहिए होगा। तो यहाँ पर बोला इंटरप्राइज एमोटाइज करना चाहता है 60 साल का, अनलेस देयर इज एविडेंस दैट इट यूजफुल लाइफ इज शॉर्टर। तो बोल रहा है कि अनलेस देयर इज एविडेंस, तो इसका लाइफ इससे कम होगा, उसका एविडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब सीधा बात है, 60 ईयर्स के लिए उनको एविडेंस दिखाना पड़ेगा। ये हो गया, ये पॉइंट ए हो गया एग्जाम्पल। और यहाँ पर और एक एग्जाम्पल है पॉइंट बी, ठीक है। तो पॉइंट बी में क्या बोला है, एन एंटरप्राइज हैज परचेज्ड एन एक्सक्लूसिव राइट टू ऑपरेट ए टोल मोटरवे फॉर 30 ईयर्स, देयर इज, मतलब इन्होंने भी क्या लिया, राइट लिया है, राइट का लाइफ कितना है 30 ईयर। तो फिर वही वाला पॉइंट आ जाएगा 30 ईयर, मतलब कि नॉर्मली 10 ईयर्स होता है, तो एविडेंस होना पड़ेगा। देयर इज नो प्लान टू कंस्ट्रक्ट ऑल्टरनेटिव रूट इन द एरिया, तो उस एरिया में और कोई अलग सा रूट बनेगा नहीं जहां से जो है गाड़ी वाड़ी जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही जगह यूज होगा, देयर इज नो प्लान टू कंस्ट्रक्ट ऑल्टरनेटिव रूट्स इन द एरिया सर्व्ड
served by the motorway. It is expected that this motorway will be used for at least 30 years. तो क्योंकि 30 साल तो ये मोटरवे यूज होगा, इसीलिए इनको लग रहा है, इन्होंने जो राइट परचेस किया उसका लाइफ भी 30 इयर्स होना चाहिए, तो एविडेंस तो है. द एंटरप्राइज एमोटाइज द राइट टू ऑपरेट द मोटरवे ओवर 30 years अनलेस देयर इज एविडेंस दैट इट्स यूजफुल लाइफ इज शॉर्टर. जब तक ये एविडेंस ना मिल जाए कि नहीं नहीं इसका लाइफ इससे कम है, तब तक ये 30 years मान के चल सकते हैं. If control over the future economic benefit from an intangible asset is achieved through legal rights that have been granted for a finite period, the useful life of the intangible asset should not exceed the period of the legal rights unless the legal rights are renewable and renewal is virtually certain. तो यहाँ पर एक पॉइंट बोल रहा है कंट्रोल ओवर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम एन इंटेंजिबल एसेट. इंटेंजिबल एसेट से जो हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, जैसे हम लोगों ने पावर जनरेट करने का राइट परचेज किया, तो उससे हमें क्या मिलेगा, लोग जो है यूज करेंगे तो हमारा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, ठीक है, पैसा मिलेगा हमें. तो उस पे अगर हमारा कंट्रोल है, तो इफ कंट्रोल ओवर द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम एन इंटेंजिबल एसेट इज अचीव्ड थ्रू लीगल राइट्स, अगर लीगल राइट्स की वजह से हमें वो इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है, मतलब सीधा बात है मेरा इंटेंजिबल एसेट्स कोई लीगल राइट्स बेसिस पे है, लीगल राइट्स है एक्चुअली, दैट हैव बीन ग्रांटेड फॉर ए फाइनाइट पीरियड, जिसका एक लाइफ होगा कि भाई 30 साल या 60 साल, जैसे इसके आगे वाला क्वेश्चन 30, उसके आगे वाला 60. द यूजफुल लाइफ ऑफ द इंटेंजिबल एसेट शुड नॉट एक्सीड द पीरियड ऑफ लीगल राइट्स. तो फिर यूजफुल लाइफ में मुझे अपने एसेट का कितना मानना चाहिए, तो जितना उसका लीगल राइट्स है, अनलेस द लीगल राइट्स आर रिन्यूअल. अगर वो रिन्यूअल करवाया जा सकता है या रिन्यूअल कुछ हो सकता है, तो फिर उसमें कम ज्यादा, मतलब ज्यादा उसका लाइफ हो सकता है. द यूजफुल लाइफ ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट मे बी वेरी लॉन्ग बट इट इज ऑलवेज फाइनाइट. बड़ा हो सकता है लाइफ, लेकिन फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट पीरियड नहीं होता है एसेट का लाइफ, ठीक है. फिर बोल रहा है देयर में भी बोथ इकोनॉमिक एंड लीगल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट. जब भी इंटेंजिबल एसेट का यूजफुल लाइफ हम लोग चूज करते हैं, तो वहां पर इकोनॉमिक और लीगल फैक्टर्स दोनों ही इन्फ्लुएंस करता है. इकोनॉमिक फैक्टर डिटरमाइन करता है पीरियड ओवर विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल बी जनरेटेड, मतलब कितने दिन मुझे उस एसेट से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है. और लीगल फैक्टर्स में रेस्ट्रिक्ट द पीरियड, कभी कभी लीगल फैक्टर्स आ जाता है तो वो पीरियड रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि कुछ सेफ्टी प्रोडक्ट बना रहे थे, कुछ लॉ आ गया, तो बोल रहे हैं कि आप लोग नहीं, मतलब जो जिनके पास नया टेक्नोलॉजी है वही बना सकते हैं, तो वही बोल रहे हैं लीगल फैक्टर्स में रेस्ट्रिक्ट द पीरियड ओवर विच द एंटरप्राइज कंट्रोल एक्सेस टू दिस बेनिफिट्स. द यूजफुल लाइफ इज शॉर्टर ऑफ द पीरियड डिटरमाइंड बाय द फैक्टर. तो ये फैक्टर के ऊपर डिपेंड करके लाइफ हमारा इंटेंजिबल एसेट का शॉर्टर या ग्रेटर हो सकता है, ये चीज बोला है. एक ये एग्जाम्पल है और एक वन है, लास्ट ये वाला है. ये वाला बता देते हैं, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है. वो वैसे AS 28 पढ़ने के बाद भी हम लोग कर सकते हैं, तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा. जैसे देख लो ये स्टार्टिंग में और कुछ भी एग्जाम्पल्स नहीं है, यहाँ पर देखते हैं यही वाला है ये, और एक वो है, वो हम लोग AS 28 पढ़ने के बाद भी कर सकते हैं, तो ये वाला बता देते हैं. बोल रहे मून लिमिटेड हैज प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू हिज स्टाफ to its staff on various new topic like GST, AS, Ind AS, etc. to ensure the compliance as per the required law. तो लोगों स्टाफ लोगों को सिखाएगा ये सब के बारे में, ठीक है. कैन द कंपनी रिकॉग्नाइज सच कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग एज इंटेंजिबल एसेट. क्या ये दिए गए ट्रेनिंग को कंपनी इंटेंजिबल एसेट बोल के ट्रीट कर सकती है. देखो नॉर्मली तो ट्रेनिंग को कंपनी इंटेंजिबल एसेट के कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकती है, ठीक है. तो यहाँ पर बोल रहा है क्योंकि हमारे पास इम्प्लॉय के ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं होता है, जिनको सिखाया उनसे हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है. जिसको जीएसटी सिखाया वो दूसरे कहीं काम पे लग गया, नहीं कर रहा है हमारे पास काम, तो कैसे हमें फिर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, तो वो एसेट ही नहीं हुआ ना. तो in this case it is clear that the company will obtain the economic benefit from the work performed by the staff as it increases their efficiency, but it does not have control over them because staff could choose to resign the company at any time. जो कि मैंने बोला कि जब भी चाहे वो चले जा सकते हैं, तो हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा ही उससे, ये कोई गारंटी नहीं है. Hence the company lacks the ability to restrict the access of the other to those benefit. Therefore the staff training cost does not meet the definition of an intangible asset. इसीलिए स्टाफ ट्रेनिंग के कॉस्ट को हम लोग इंटेंजिबल एसेट में नहीं दिखाते, उसके कॉस्ट में ऐड नहीं करते. बाकी ये सारा कंप्लीट है.
ये देख लेते कैसा क्वेश्चन, देख लेते बता देते। बोल रहा है एन इंटरप्राइज इज डेवलपिंग ए न्यू production process during 2001 expenditure incurred 10 lakh of which 9 lakh was incurred before the 1st December 2000 and 1 lakh was incurred between 1 December 2001 से लेके 31st December। मतलब 10 लाख में से 9 लाख का खर्चा कब हुआ है, 1 दिसंबर के पहले, ठीक है। और 1 दिसंबर से 31st दिसंबर के बीच में खर्चा हुआ है कितने का, 1 लाख का, तो टोटल 10 लाख का। द एंटरप्राइज इज एबल टू demonstrate that at 1st December 2001 the production process meet the criteria for recognition as the intangible asset। इस दिन ही intangible asset record होने का criteria fulfill हो चुका था। The recoverable amount of the know-how in the process including future cash outflow to complete the process before it is available for use is estimated to be 5 lakh। तो इसका वही फ्यूचर जो है इकोनॉमिक बेनिफिट बोला है जो कि है 5 लाख, ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने 9 लाख का खर्चा किया है और हमें 5 लाख का बेनिफिट मिलेगा। एट द एंड ऑफ 2001 द प्रोडक्शन प्रोसेस इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट एट ए कॉस्ट ऑफ 1 लाख। एक्सपेंडिचर इनकर्ड सिंस द डेट व्हेन द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया वेर मीट दैट इज 1st December। तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड सिंस द डेट, तब तक का जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है, व्हेन द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया वेर मीट दैट इज 1st December। 1st December तक जो खर्चा हुआ था उसी में रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। द 9 लाख एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर 1st December इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस बिकॉज द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया वर नॉट मेट अंटिल 1st December 2001। अच्छा, 1st December 2001 में आके रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट हुआ तो उसके पहले किया गया खर्चा हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट करेंगे, क्योंकि तब तक वो मेरा एसेट बन नहीं रहा था, ठीक है। द एक्सपेंडिचर विल नेवर फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द, तो ये कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। फिर 9 लाख यहाँ पर वही बोला है, देखो बोल रहा है द एक्सपेंडिचर विल नेवर फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस रिकॉग्नाइज्ड इन द बैलेंस शीट ड्यूरिंग द ईयर 2002। इसके बाद का जो ईयर है इनकर्ड एक्सपेंडिचर कितना इनकर्ड हुआ है, 20 लाख। एट द एंड ऑफ 2002 द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द नो हाउ, ये कितना है, इंक्लूडिंग कैश आउटफ्लो टू कंप्लीट द प्रोसेस बिफोर इट इज अवेलेबल फॉर यूज इज एस्टिमेटेड टू बी 19 लाख। मतलब जो नो हाउ से रिकवरेबल अमाउंट है वो है 90 लाख। तो एट द एंड ऑफ ईयर 2002 द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस इज 21 लाख, क्योंकि 1 लाख एक्सपेंडिचर कब रिकॉग्नाइज्ड हुआ था, 2001 के दिसंबर में, प्लस 20 लाख एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज्ड इन 2002। तो अब तक कितना खर्चा कर चुके हैं, 21 लाख का खर्चा कर चुके हैं। द एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज्ड एंड इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 2 lakh to adjust the carrying amount of the process before impairment loss 21 लाख टू, क्योंकि देखो 21 लाख का खर्चा और इधर हम लोगों का रिकवरी कितना हो रहा है, यहाँ एक्सपेंडिचर क्या है 20 लाख और इधर हम लोग का 19 लाख का रिकवरी है, ठीक है। 19 लाख का फ्यूचर मतलब जो इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है वो 19 लाख का है। तो हम लोगों का टोटल खर्चा 21 लाख, और यहाँ पर बोल रहा है इसका मतलब इंपेयरमेंट लॉस कितना हुआ, रिकवरी 19, खर्चा 21, तो 2 लाख का इज टू बी एडजस्टेड कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्रोसेस बिफोर इंपेयरमेंट लॉस टू इट्स रिकवरेबल अमाउंट। द इंपेयरमेंट लॉस विल बी रिवर्स्ड इन ए सब्सिक्वेंट पीरियड इफ रिक्वायरमेंट फॉर द रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। तो ये देखो ये सब नहीं समझ में आएगा कि ये रिवर्सल वगैरह क्या बोल रहा है, तो वो AS 28 जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए हम सोच रहे थे अवॉइड करेंगे, बट सच में अवॉइड करना ही चाहिए। ये S 28 नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा, बस इंपेयरमेंट लॉस जरूर समझ में आ रहा है कि अमाउंट कितना होगा। तो 21 लाख का खर्चा, 19 लाख का रिकवरी, तो 2 लाख का हो रहा है, ठीक है। तो ये AS 28 पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा कि रिवर्सल वगैरह क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो AS 28 स्टार्ट करेंगे। तो वैसे अगर देखा जाए तो मतलब ये AS 26 हम लोग का फुल्ली कंप्लीट हो गया। AS 28 जब करेंगे तो थोड़ा याद रखोगे तो ये वाला एग्जाम्पल भी हम एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे करके होगा। वैसे AS 26 हम लोग का कंप्लीट है, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही।